मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में सिविक्स पर बात करेंगे और सिविक्स का जो पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग, सत्ता का विभाजन। कि सत्ता का विभाजन क्या होता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक संस्था में या सरकार के किसी एक अंग में है सभी शक्तियों का केंद्रीकरण है वो नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 को पढ़ते हैं, 50 को पढ़ते हैं, तो उसमें बताया हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया जाएगा। इस कारण से है सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों के स्पष्ट कार्यों का विभाजन है वो किया गया है। एक चीज और है, सत्ता के विभाजन को हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे, दो उदाहरण से समझेंगे। एक हम बेल्जियम को लेंगे जो एक यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, और एक श्रीलंका पर बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक और सरकारों के तीन अंग होते हैं। एक है आपकी व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, दूसरी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरी है न्यायपालिका, जुडिशरी। आपकी सरकार के तीन अंग हैं। जैसे भारत में आपने पता होगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम एक गॉड की संकल्पना लेके चलते हैं। जीओडी गॉड। जी फॉर जनरेटर। जनरेटर का मतलब है कि आपका निर्माण करने वाला, और निर्माण करने वाला भारतीय संस्कृति में किसे माना गया है? भारतीय संस्कृति में है निर्माण करने वाला है ब्रह्मा जी को माना गया है। ओ से ऑपरेटर अर्थात संचालन करने वाला, और विष्णु पूरी प्रकृति का संचालन करने वाले बताए गए हैं। और यदि कोई गड़बड़ होती है, यदि कोई कहीं खराबी आती है, तो महेश डी फॉर डेस्ट्रॉयर, आपका विध्वंसन की क्रिया है वो करते हैं। वही संकल्पना हमारी इनमें है। हम उसको आपस में लिंक करेंगे और आप फिर समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संकल्पना है प्राचीन भारतीय समाज में कैसे व्याप्त थी। पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र, या लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। आपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा को पढ़ा होगा क्लास 9th में। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बाय द पीपल लोगों के द्वारा कैसे? लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए कि जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो शुरू की जाती हैं वो आम नागरिक के लिए की जाती हैं। मैंने कहा लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था ही वो क्या है आपका हमारा लोकतंत्र है, या प्रजातंत्र है, या डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है। अब हम उसमें दूसरा कर लेते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका है सभी नियमों का है आपका निर्माण करती है। जितने भी कानून है वो पारित किए जाते हैं, कोई सा भी कानून हम ले सकते हैं, वो हमारा व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव जो या लेजिस्लेचर है वो हमें उसको स्थापित करती है। लेकिन उसको क्रियान्वित करने का, धरातल पर लाने का काम है, उसको करने का काम है वो कार्यपालिका के लिए। और यदि इनके द्वारा कोई बनाया गया नियम संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है तो उसको शून्य, जीरो करने का काम है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का कार्य है वो न्यायपालिका करती है। अर्थात न्यायपालिका हमारा जो शंकर भगवान भी आपका महेश वाला काम है वो आपका करती है। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम पावर शेयरिंग के जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, एक हमारा देश है, ये है आपका, मैंने मैप बनाया है आपका, ये है बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में है, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में है।
और जिसकी सीमा है उत्तर में इसको नीदरलैंड से लगती है। इसकी इधर की तरफ चलते हैं, पूर्वी सीमा है, ईस्टर्न जो आपकी बाउंड्री है वो जर्मनी के साथ। यहां तक सीमा है ये आपकी नीदरलैंड से, इधर को आपका ये जर्मनी की सीमा, और यहां पर लग्जमबर्ग के साथ लगती है, और नीचे की तरफ है फ्रांस के साथ। अब यहाँ का एथनिक जो या कहें जातीय समूह है थोड़ा अलग प्रकार का है, विशिष्ट प्रकार का है। पहली चीज आती है एथनिक समूह क्या है, जातीय समूह क्या है। वह एक जाति समूह या जिसकी अलग संस्कृति, अलग शारीरिक बनावट और अलग उसके जो रीति रिवाज हैं वो पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, एक जातीय समूह, एथनिक कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज है ये ऊपर वाला एरिया है फ्लेमिश एरिया है, जिसमें डच भाषी लोग रहते हैं, और यहाँ पर डच भाषी लोग हैं इस पूरे बेल्जियम के 59%। उसका दक्षिण वाला पार्ट है बेलोनेशिया है, जिसको बेलोन कहा जाता है, और यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग हैं जो कि वहाँ की कुल जनसंख्या का 40% लोग हैं वो आपके फ्रेंच भाषी हैं। शेष 1% आपके जर्मन भाषी हैं जो कि जर्मनी के सीमा के पास है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये पूरे कंट्री के संदर्भ में है वहां का। दूसरा, यहां उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहां की स्थिति थोड़ी अलग है। जो फ्रेंच भाषी पूरे देश में है, अल्पसंख्यक समाज आपके समुदाय के रूप में है, वो आपका राजधानी में है, वो बहुसंख्यक समाज के रूप में है, अर्थात उनका आधिपत्य है। और आपका 80% आपके यहाँ पर फ्रेंच भाषी और 20% आपका डच भाषी। इन दोनों समुदायों के मध्य है कुछ तनाव है 1950 और 60 के दशक में। 1950 व 60 के दशक में है वो उत्पन्न हुए। हमने एक और चीज कहा कि ये आपका जो कंट्री है, हरियाणा एक राज्य हमारा छोटा सा है, उसके बराबर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या भी बात करते हैं तो उससे भी आधी है, अर्थात इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण हम श्रीलंका का लेते हैं। श्रीलंका जैसे कि आपको पता होगा भारत के दक्षिण वाले पार्ट में है। हमेशा जब इंडिया का मानचित्र बनाते हैं तो हम तमिलनाडु से सटा हुआ नीचे आपका पाक जलसंधि से अलग रामेश्वर के पास से एक आपका कंट्री है श्रीलंका, जिसका 65,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो कि हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है। दूसरी चीज है ऊपर में उसका जाफना प्रायद्वीप है। यहाँ भी आपका जातीय समूह अलग अलग है। यहाँ बात करते हैं कि भाई यहाँ बहुसंख्यकवाद को देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है, मेजोरिटेरिज्म क्या है आपका, जब एक बहुसंख्यक समाज के द्वारा अल्पसंख्यक समाज पर अपने निर्णयों को थोप दिया जाता है तथा उनके हितों को ध्यान नहीं रखा जाता है, उसे बहुसंख्यक समाज कहा जाता है। अब उस पर हम बात करते हैं कि किस तरह से इन दोनों देशों में जहां एक सामंजस्य है तो वहां कैसे वहां की समस्याओं का निपटारा किया जाता है, और जहां सामंजस्य नहीं है, जहां डोमिनेशन आपका अधिक किया जाता है, वहां पर समस्याओं का किस तरह से जो वो समस्या हैं वो वार के रूप में या सिविल वार के रूप में है, कैसे रूप ले लेती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो श्रीलंका हमने बताया जो कि हिंद महासागर में है। दूसरा है कि यहाँ पर आपका ये देख रहे होंगे ये जो सिंगली वासी क्षेत्र है, और सिंगली वासी है वो बाहर यहाँ पर 74%, और जो सिंगली वासी हैं ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे ये उत्तर वाला पार्ट है, ये तमिल लोग हैं, श्रीलंका एक तमिल है, अर्थात दूसरा समुदाय है वहां पर तमिल लोगों का है, तमिल, और तमिल है यहाँ 18%।
जिसके दो हैं, एक श्रीलंकाई तमिल है जो उत्तर प्रायद्वीप आपका उत्तरी भाग और पूर्वी वाले भाग में, और एक भारतीय तमिल जो कि दक्षिण कैंडी वाले पार्ट में है। तो आपके इंडियन जो भारतीय तमिल है वो पाए जाते हैं। तीसरा है, जो ये तमिल हैं ये हिंदू और आपका मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग हैं। तीसरा है ईसाई। ईसाई 7% है जो कि सिंगली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, अभी समस्या क्या उत्पन्न हुई, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम हमने बताया सिंगली भाषी क्षेत्र है, सिंगली भाषी हैं। और श्रीलंका है, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका में बहुसंख्यक हुआ। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो अपनी बहुसंख्यक जनसंख्या के बल पर है वो शासन स्थापित करना चाहा और 1956 में एक कानून बनाया, 1956 में एक कानून बनाया गया और उसमें सिंगली जो भाषा है उसको वहाँ की राजकीय या आधिकारिक भाषा है उसको दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में है कि वहाँ की नौकरियों में संविधान में है उन सिंगली भाषियों को है वो प्राथमिकता दी गई। और समस्या है वो आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। श्रीलंकाई तमिलों में है सरकार के विरुद्ध है असंतोष बढ़ने लगा और श्रीलंकाई तमिलों ने है अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग करने लगे। जब क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग करने लगे और अपने संविधान में है समान संरक्षण या हम कहें समानता के अधिकार की बात करने लगे, नौकरियों में है वो बराबरी का दर्जा देने की बात करने लगे, अवसरों में समानता है वो मांगने लगे और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और उन्होंने एक उत्तर पूर्वी, मैंने बताया था ये आपका जो तमिल भाषी क्षेत्र है इसको एक अलग से है उत्तर पूर्वी श्रीलंकाई तमिल ईलम अलग से राज्य बनाने की मांग की गई। 1980 के दशक में इन दोनों के बीच है स्थिति है थोड़ी अधिक जटिल हुई, अर्थात युद्ध की स्थिति बन गई जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध क्या है, सिविल वार क्या है, जब सरकार विरोधी ताकतों के द्वारा या सरकार विरोधी गुटों के द्वारा है सरकार के खिलाफ चलाया गया आंदोलन ही क्या है आपका सिविल वार है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिशन ग्रुप एंड गवर्नमेंट, तो ये था आपका। अब दूसरा हम बात करते हैं जिसके बारे में आपने पहले भी पता होगा कि एक संगठन बना लेट्टे जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो उसमें मारे गए और वो आपका 1980 के दशक से लेकर के है ये घटना है, कालक्रम है 2010 तक है वो चलता रहा। अब ये तो हम इसकी बात करते हैं कि इसने बहुसंख्यक बल के आधार पर किस तरह से दूसरे समुदायों का है वो आपका अपनी समस्या को और जटिल बनाया। दूसरी तरह हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम हमने पहले बताया कि वहाँ का समुद्र किस तरह का है कि उत्तरी वाला भाग है वो फ्लेमिश का है जिसमें 59% डच भाषी हैं और यहाँ 40% आपके किस तरह के हैं फ्रेंच भाषी हैं और 1% आपके जर्मन भाषा। जब वहाँ भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होने की जब उनको संभावना होने लगी, समस्या उत्पन्न होने लगी, तो उन्होंने 1970 से 1993 के बीच 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए और संशोधन आपका संविधान में जब 4 संशोधन किए उसमें कुछ प्रावधान किए गए जो कि निम्न है। पहला है केंद्रीय सरकार, जैसे भारत में है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो पहले है
केंद्रीय सरकार में इनका दो भाषा समूह हैं, फ्रेंच भाषी और डच भाषी। केंद्रीय सरकार में फ्रेंच भाषी व डच भाषी दोनों को समान प्रतिनिधित्व देने की बात करी, अर्थात केंद्रीय सरकार में है दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या है वो बराबर रखी गई। जब आपने मंत्रियों की संख्या बराबर रख गई, आप देख लीजिएगा यहाँ 50%, 59% और यहाँ आपका 40% है, लेकिन मंत्रियों की संख्या कैसी रखी आपने? जो समान रखी। जो फ्रेंच भाषी ये सोच रहे थे कि भाई हमारा इससे अल्पसंख्यक हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा, और जब उन्होंने प्रतिनिधित्व जब बराबर का मिला तो वहाँ का जो झगड़े हैं वो क्या होंगे बताइएगा? समाप्त होंगे या बढ़ेंगे? आपका समाप्त होंगे। दूसरा आपका कि सरकार के तीन स्तर कैसे कि एक केंद्र सरकार, उसके बाद में दोनों के लिए अलग अलग राज्य सरकार, आपका फ्लेमिश एरिया के लिए अलग से राज्य सरकार, बेलोनिया क्षेत्र के लिए अलग से राज्य सरकार, और जो कि केंद्र से है पूर्ण रूप से है वो कैसी होगी? स्वायत्त होगी। अर्थात अपने कार्यों में है पूर्ण रूप से है उसको एक संप्रभु बना दिया गया, अर्थात वो अपने निर्णय हैं खुद कर सकते हैं, केंद्रीय सरकार उस पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तीसरा है वहां पर एक तीसरे स्तर की वहां पर सरकार, स्तर की सरकार नहीं। इसको पूछ लेते हैं कि बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? तो वो है वहां कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी कम्युनिटी सरकार, लेकिन इसका चुनाव है वो अलग ही प्रक्रिया से होता है। हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत में तृतीय स्तर की सरकार कौन सी है? पंचायती राज है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज है, शहरी क्षेत्रों में आपका नगरीय। लेकिन यह कम्युनिटी सरकार में है जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, चाहे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी अलग आपका सरकार होगी, आपका जो डच भाषी हैं उनकी अलग, आपका फ्रेंच भाषी है उनका अलग, अर्थात एक जातीय समूह आपका कई भाषी जो समूह है उसके द्वारा सरकार का निर्माण है वो आपका किया जाता है। जब उनके द्वारा किया जाता है, उन्हीं के द्वारा है उस सत्ता का संचालन किया जाता है, तो उससे अपने समुदाय विशेष का जो विकास है वो अच्छे तरह से कर सकते हैं। जबकि वो सभ्य समाज है तो सभ्य समाज में है ये सारी चीजें हैं वो आसानी से मैनेज की जा सकती। अगला प्रकार का है वहां पर राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार, जैसे भारत में है पूरे भारत के लिए कई सरकार है, भारत की राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली में अलग से सरकार है, तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो वहां पर राजधानी ब्रुसेल्स, क्योंकि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स, वहां पर अलग सरकार है। और हमने पहले बताया कि जो ब्रुसेल्स है वहां फ्रेंच भाषी कितने हैं? 80%, और डच भाषी कितने हैं? 20%, 20%। लेकिन वहां पर सरकार में समान प्रतिनिधित्व, अर्थात सरकार में मंत्रियों की संख्या है वो समान होगी। अब आप सोचेंगे किस लिए कि जहां जनसंख्या तो फ्रेंच भाषियों की अधिक है, लेकिन आप पूरे ओवरऑल देखेंगे तो डच भाषी अधिक हैं और आपके फ्रेंच भाषी कम है, फिर भी वहां समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस कारण से वहां
बेल्जियम में भी सरकार में दोनों समुदायों की है वो समान भागीदारी दी गई है और इस तरह से उन्होंने अपने वहाँ पर सत्ता का जो विभाजन है वो किया है, जिससे वहाँ कोई किसी तरह की समस्या है उत्पन्न नहीं हुई। और आप यहाँ तक के देखिएगा कि यूरोपीय यूनियन जब बना, आज भी यूरोपीय यूनियन है, वहाँ पर उसका मुख्यालय है आपका जो यूरोपीय संगठन का जो मुख्यालय है संगठन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं क्या है। पहले हमने कहा कि पूरे ही वहाँ बेल्जियम देश में है फ्रेंचवासी, केंद्रीय सरकार में फ्रेंचवासी और डच वासियों को है समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, अर्थात मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर। दूसरा है कि वहाँ की राज्य सरकार है केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करेंगी, अर्थात वो कैसी होंगी, स्वायत्त होंगी। तीसरा हमने बताया कि वहाँ 3 प्रकार की सरकार है और 3 प्रकार की सरकार में तीसरे स्तर की जो सरकार है वो कैसी है, कम्युनिटी, सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक सरकार है और वो सामुदायिक सरकार में है वहाँ पर एक भाषी लोग हैं उनके द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है, चाहे वो कहीं भी देश में रहते हों। और नेक्स्ट हमने बताया कि वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर उसकी अलग सरकार है और वहाँ पर जो दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व किया गया है। और इसके आधार पर है आपका यूरोपीय संगठन जो है, यूरोपीय यूनियन है, जो संघ है, उस संघ का मुख्यालय भी कहाँ है आपका, ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में है। इसका जो अगला